Hope you will be fine. What is going on? I am late 3 to 4 minutes. Sorry for that. वेलकम टू ऑल. शुरुआत करते हैं. ठीक है, शुरुआत जहां कल छोड़े थे उससे आगे. ठीक है, लिसन केयरफुली. हमने जहां छोड़ा था वो था आपका अलेक्जेंडर्स अटैक ऑन इंडिया. वेयर? इंडिया. इंडिया में कहा? नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बॉर्डर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया. ठीक है, एंड लिसन. जहां मैंने छोड़ा था उससे 3 बातें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बातें और ले लीजिए. एक सवाल होता है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, वह भारत किस रास्ते आया? ऑब्वियसली लैंडमार्क. ठीक है ना, यानी जमीनी रास्ते से आया. बिल्कुल क्लियर, जमीनी रास्ते से आया. बट अंडर विच पासेस, किस दर्रे से आया? जब दर्रा आ जाए या किस रास्ते आया तो वहां पर एक ऑप्शन होगा. ठीक है, उसी दर्रे पर टिक लगा दीजिएगा. आप भी जानते हैं खैबर पाश, खैबर दर्रा. ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ऐसे पहाड़ी रास्ते जो पहाड़ों की श्रृंखला को एक तरफ से दूसरी तरफ हम पार कर लेते हैं, बीच में एक अच्छा पैसेज होता है जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत बहुत घने नहीं होते. कहने का मतलब है बीच में एक लेवल वाला पार्ट आ जाता है. जनरली वो किसी न किसी नदी के किनारे किनारे होता है. तो कोई पहाड़ी नदियां जो पहाड़ों के इस पार से उस पार निकल जाए, उसके आसपास अगर थोड़ी समतल भूमि मिल जाए तो एक रास्ता बन जाता है. और अगर समतल भूमि नहीं है तो नहीं है रास्ता. तो ऐसे रास्ते पहाड़ों में होते हैं, तो उन्हें ध्यान में रखेंगे. जो फारसी जबान है, फारसी, उसमें इसे क्या कहते हैं? दर्रा. दूसरा, अगर हम इसे देखें तिब्बत की भाषा में तो कहते हैं क्या? ला, LA, ला. और इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास, मार्ग, रास्ता. जैसे नाथूला, शिवकीला, लिपुलेखला, नहीं, नाकूला, बोमडीला, ये तो नाम सुना होगा. बोमला नाम सुना है, ये सब है. तो याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे दर्रे हैं. काराकोरम, ये सब. ऐसे ही जोजिला, मानाला, ये है, बहुत है. ठीक है, पीर पंजाल. तो ऐसे ही एक है, क्या नाम है जिसका? खैबर दर्रा. खैबर दर्रा हिंदकुश माउंटेन में है. और हिंदकुश माउंटेन स्प्रेडिंग बिटवीन पाकिस्तान टू अफगानिस्तान. और पाकिस्तान consider in South Asia, while Afghanistan consider in Central Asia. तो हिंदू कुश माउंटेन जो है क्या है? It divide make a boundary between South Asia and Central Asia. पर उसमें एक रास्ता है खैबर दर्रा, खैबर पास. वो क्या करेगा? वो तो जोड़ेगा ना. यानी which pass connect South Asia to Central Asia, पाकिस्तान to अफगानिस्तान. तो जवाब दे देंगे ना. ठीक है, तो ये लॉजिकली ध्यान में रखिएगा. तो सिकंदर खैबर दर्रे से आया, 1 पॉइंट. स्थल मार्ग से आया, ये 2 पॉइंट. 19 महीने भारत में रहा, ये 3रा पॉइंट. वापस लौटा भी स्थल मार्ग से. ठीक है ना. अब याद रखिएगा, इस युद्ध का वर्णन भारतीय इतिहास में नहीं है. इस युद्ध का पूरा वर्णन, सिकंदर के पूरे आक्रमण का वर्णन, ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में है ही नहीं. तो कहाँ है? ये तमाम आक्रमण का, युद्ध का वर्णन यूरोपियन हिस्ट्री में है, ग्रीक हिस्ट्री में है, यूनान के इतिहास में है. पॉइंट क्लियर? ये ध्यान में रखना. तो यूनान के इतिहास में इसका वर्णन, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो हम वहां से सोर्स उठाते हैं. ये हॉट क्वेश्चन होता है ISPCS के लिए, नेट PGT के लिए, कि सिकंदर के आक्रमण का वर्णन इनमें से कहाँ मिलता है? ग्रीक हिस्ट्री. वी टेकन द सोर्सेस फ्रॉम ग्रीक हिस्ट्री. ये याद रखना. पॉइंट क्लियर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरह से देखा. MBA भी देख लिया, कितने महीने रहा, कहाँ मरा, कहाँ पैदा हुआ और कहाँ पे उसका डेड बॉडी को बरीड किया गया, ये सब. सिकंदर अनमैरिड था, तो ये याद रखिएगा. अब रिलेशंस होते हैं वो अलग चीज़ है, उसमें इतिहास से क्या लेना देना. अन्ना कभी पूछता है
तो अनमैरिड था, अनमैरिड 32 साल की उम्र में डेथ करेगा। ये ध्यान में रखेंगे, बुखार से, ज्वर से कहते हैं ये डेथ करेगा। चलिए, पॉइंट क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर के सिकंदर जब आया तो अपनी तरफ से क्या किया, अपने जीते हुए प्रदेश को सेल्यूकस निकेटर को गवर्नर बना के लौट गया। ये ध्यान रखें। लेकिन इसके आने जाने से क्या हुआ, एक मार्ग तैयार हो गया और यूरोप और भारत के बीच में एक मार्ग नया खुल गया, ट्रेड का भी, व्यापार का और कला संस्कृति भी आपस में। और यूनानी हमारी सीमा तक पहुंच बना लिए, भारत के पश्चिमोत्तर भारत में कब्जा भी किया। यही हम बोलेंगे। अर्थात हम हारे किस लिए, तो याद रखिएगा, हम छोटे छोटे गणतंत्र में बटे हुए थे जो आपस में ही लड़ रहे थे। ऐसे 32 राज्य थे, 2-3 राज्य मिल करके अपना जो है एक ग्रुप भी बनाया पर हार गए। और याद रखिएगा, युद्ध में जनरली विजय उसी की होती है जो ऑफेंसिव मूड का होता है, डिफेंसिव मूड नहीं। भारत पहले डिफेंस क्रिकेट खेलता था, हर बार फाइनल में, सेमीफाइनल में हारता था। लेकिन जब से उसने ऑफेंसिव सिस्टम को लाया, सौरव गांगुली थोड़ा ऑफेंसिव हुआ, धोनी भी डिफेंसिव ऑफेंसिव साथ साथ खेलते हैं, विराट कोहली थोड़ा ऑफेंसिव खेलता है। तो जब से ऑफेंसिव खेला, आप भारी पड़ गए और जीतते चले गए। तो युद्ध में हमेशा जो है ऑफेंसिव मूड बनाए रखना जरूरी है। आज हम डिफेंसिव मूड में होंगे तो चाइना और भी शर्तें मनवा लेगा। आज हम चाइना के साथ ऑफेंसिव मूड में हैं क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड का सीन है उसके अकॉर्डिंग फेवर इंडिया को मिलेगा, चीन को फिलहाल फेवर नहीं मिलेगा। तो हम क्यों पीछे हट जाएं, डटे रहेंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए, तो हमने यही कहा कि सिकंदर से रिलेटेड ये बात थी। अब क्या होता है उसके बाद, थोड़ा सा 5 मिनट और। अलेक्जेंडर द ग्रेट का मर जाना और इस तरह से सेल्यूकस का गवर्नर बनना, भारत के पड़ोस में यूनानी आ चुके, यानी ग्रीस से लेकर के एक लंबे बॉर्डर तक भारत तक उसका प्रवेश हो गया। लेकिन व्यास सीमा को पार नहीं किया, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये मगध पर आक्रमण नहीं था। डेफिनेटली भद्रशाल नाम के व्यक्ति ने उसे बता दिया, जो खबरी था, ये मगध है और सुनते हैं कि 4.5 लाख फौज से भारत को रौंद चुका है। तो ये लोग डर गए और आगे बढ़ने से इनकार कर दिए। तो सिकंदर को लौटना पड़ा। लौटते हुए उसने सिंध के आसपास के 4-5 राज्यों को जीतते हुए चला गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट क्लियर। बात को आगे बढ़ाते हैं। वन मिनट। तो अब हम देखें क्या बात की है। सिकंदर के जाने के बाद हमारे पश्चिमोत्तर सीमा पर बहुत सारी अराजकताएं आ गई, अनरेस्टनेस, यानी सारे राजा वाजा और जो थे वो मारे गए, बहुत सारे युद्ध हुए। तो अस्त व्यस्त थी, जैसे आज सीरिया में, अफगानिस्तान में कैसी अस्त व्यस्तता है, छाओज है, अनरेस्टनेस है। ठीक है, कौन राजा है, कौन रंग है, कौन कबीला कहाँ शासन कर रहा है। आज भी अफगानिस्तान में बहुत प्रॉब्लम है, सीरिया में, यमन में, सूडान में ये प्रॉब्लम है। अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग कबीलों का शासन है। वही अंदाज आप सोचिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब इन सब गतिविधियों को तक्षशिला में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों वॉच कर रहा था। और उसने तो सोचा ही था चाणक्य ने कि नंदों की सत्ता को उखाड़ फेंकनी है, तो अब उसके लिए समय अनुकूल था। एक तो भारत को रौंदा था किधर से, नॉर्थ वेस्ट से, तो वहां के लोगों में तो होगी कि फिर से हम अपने वजूद को कायम करें, एक पॉइंट ये। दूसरा, वहां पे अब कोई शक्तिशाली राजा था नहीं, कबीले टाइप के जो थे, अलग अलग कुनबे कबीले शासन कर लिया। आज भी अफगानिस्तान में 200 कबीलों का शासन है अपने अपने क्षेत्र में। वहां दिखावे के लिए राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सीईओ हैं, पर रियल में वहां कबीलों का चलता है। इन कबीलों का जो एक संगठन है जिसका नाम है लोया जिरगा, उसने जो कह दिया वही मानना पड़ेगा वहां के राष्ट्रपति। दिस इज द रियलिटी। तो लोया जिरगा बहुत बड़ी संस्था है अफगानिस्तान में, लगभग 200 कबीलों के सरदारों का यह संगठन है लोया जिरगा। तो बिल्कुल वही चीज है। तो कहने का मतलब है कि अब क्या करें। इधर मगध पे शासक है धननंद यानी घनानंद, उधर सिकंदर जा चुका है, सेल्यूकस आ चुका है, और ये करीब 30-32 राज हारे हुए हैं। पंजाब क्षेत्र जो है वहां पे भी राजा मारा गया है और बहुत सारे कबीले हैं। अराटक राज की बात कही गई है।
अराटक का मतलब हुआ जहां कोई राष्ट्र की व्यवस्था ना हो, जहां कोई राजा मान्य ना हो, यानी चारों तरफ से कबीलाई गतिविधियां चल रही हो। अर्थात ऐसे ही पंजाब एक अराट्य राज्य के रूप में व्यवस्थित हो गया था या अव्यवस्थित हो गया था, और वहां का जो कबीलों का सरदार था उसका नाम था प्रवर्तक। तो कबीलों का सरदार का नाम था प्रवर्तक। अब चाणक्य ने जो अपनी स्थिति संभाली और चंद्रगुप्त मौर्य भी बड़ा हो चुका है, तो चाणक्य ने प्रवर्तक से मुलाकात की और एक मीटिंग सेट किया और ये कहा कि आप जो है, आपकी सेना मुझे चाहिए और हमारा सेनापति होगा चंद्रगुप्त मौर्य, और हम अपने बुद्धि बल से, कूटनीति से हम लोग मगध एम्पायर को जीतेंगे। समझ में आई बात? कहा ठीक है, और जीतने के बाद राज्य को आधा आधा बांट लेंगे। पहले पूरब का जो राज्य होगा वो हमारा होगा और पश्चिम से आपका प्रवर्तक का होगा। प्रवर्तक इस पर तैयार हो गया क्योंकि सेना तो थी नहीं। आज भी पाकिस्तान में लगभग 30% फौज मिलिशिया है, लश्कर है, यानी जिहादी हैं। समझ में आ रही बात? उसी से उन्होंने 1947 में भी कश्मीर पे कब्जा किया, वही चीज़ें 65 में, 68 में, बाद 71 में, ये उनका चलता है। आज भी देखते हैं ये सब उसके सेकेंडरी फोर्स है, ये ध्यान में रखिएगा। वहाँ का यही अंदाज है और आपके सामने में 3-4 हजार वर्ष का इतिहास है। वो कभी मिट्टी नहीं बदला और ना कभी बदलेगा। हमारी रणनीति उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अपने इतिहास को समझते हुए। चलिए, तो अब क्या होता है, ये लोग पाटलिपुत्र पे हमला करते हैं पर यह असफल होता है। बड़ी मुश्किल स्थिति है, तो जीते नहीं, हार गए। कहते हैं कि चाणक्य कहीं किसी के कान से, मतलब कोई बोल रहा था तो कान से सुना, यानी चाणक्य ने ये मैसेज सुना क्या कि एक औरत थी, वो बच्चे खिचड़ी खा रही थे, बच्चे थे तो खाना खा रहे थे, खिचड़ी खा रहे थे। तो खिचड़ी, तो बच्चा है, भूख लगा था तो अपना बीच से उठा लिया खाने के लिए, लेकिन गर्म खाना जो है हमेशा किनारे से खाना चाहिए क्योंकि किनारे से खाना ठंडा होता है। तो खिचड़ी बीच से उठाया तो मुंह जल गया। उस पर उसकी दादी नानी जो भी थी मतलब कही कि चाणक्य की तरह काम करोगे तो यही हाल होगा। ये बात चाणक्य समझ गया, अंडरस्टैंडिंग में आ गई और उसने तय किया कि नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। तब उसने प्लान किया, रीप्लान किया, और अब जो है वेस्टर्न पार्ट, पंजाब वाले हिस्से पर सबसे पहले आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। जश्न मनाया अपनी जीत का, और जश्न के दरमियान प्रवर्तक ये सोच रहा था कि हम इन लोगों को मार दें तो सारा राज्य हमारा। चाणक्य ये सोच रहा था कि भविष्य में ये हमारे लिए चैलेंज होगा और हमें तो अब सोर्स एक आ गया, एक हमें जमीन मिल गया, वहाँ के लोग मिल गए, वहाँ की रेवेन्यू मिल जाएगी और अराटक व्यवस्था चली रही है, चंद्रगुप्त वहाँ पर शासन संभाल लेगा और फिर उसकी सेना एक गठित होगी, उसका पाटलिपुत्र को, केंद्र को जीत लेंगे। ये सोच रहा था। तो प्रवर्तक का क्या काम और क्यों उसको आधा देना पड़े? इसी रस्साकसी में दोनों एक दूसरे को मारना चाह रहे थे। तो देन इतना ही समझिए कि चाणक्य ने एक विष कन्या को इस्तेमाल किया और उसने जो है प्रवर्तक के पास गिफ्ट के तौर पर भेजा। ऐसे लोग स्त्रियों का उपहार देते थे, गुलाम के तौर पे लोग बेचे खरीदे जाते थे। तो विष कन्या को उपहार स्वरूप दिया। प्रवर्तक उसके साथ रिश्ते बनाया और मर गया। विष कन्या का तात्पर्य यह है कि उस जमाने में बचपन से ऐसी सुंदरी कोई युवती होती थी जो गणिका के रूप में यूज होती थी, यानी गणिका बन जाती थी, या वेश्या कह लीजिए, प्रोस्टिट्यूट कह लीजिए, वो बन जाती थी। या आज भी जैसे कॉल गर्ल्स हैं, प्रोस्टिट्यूट्स हैं, बॉयज़ में, गर्ल्स में, सब में जिगैलो, प्रोस्टिट्यूट ये सब होते हैं। ये सब बहुत पुराना व्यवसाय है, इसको अलग रखिए, ये सब चलता है। तो ध्यान में रखिएगा कि इससे प्रवर्तक मारा गया विष कन्या से। तो विष कन्या का इस्तेमाल करके प्रवर्तक को अपने रास्ते से हटा के उसकी पूरी फौज को संगठित किया और फिर पंजाब ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में पाटलिपुत्र तक आक्रमण हुआ और जीतते हुए अंततः पाटलिपुत्र तक कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद इसने घनानंद को नहीं मारा। घनानंद को नहीं मारा, याद रखिएगा। 323 से लड़ाई शुरू हुई और 322 के आसपास स्टैब्लिशमेंट हो गई। घनानंद को नहीं मारा, लेकिन घनानंद को क्या किया, उसकी 2 बेटी थी, बहुत सारे धन दिया, 2 रथ दिए कि 2 रथ पर अपने परिवार समेत जितना धन ढो सकते हो ढो लो। और उसे क्या कर दिया गया, मतलब राजधानी से बाहर कर दिया गया। देश से बाहर का कहीं जिक्र नहीं है,
आउट ऑफ कैपिटल यानी राजधानी से दूर, और कहीं ना कहीं माहौल बन भी रहा था वैसा ही, तो सब तो हटा दिया। अब देखिए गौर फरमाइएगा, जोर का झटका धीरे से। इतिहास में है कि बाद में घनानंद ने एक दो प्रयास कोशिश किया षड्यंत्र करके इसको मारने का चंद्रगुप्त को, पर असफल रहा और फाइनली ऐसे ही डेथ कर गया, तो उसका साथ नहीं दिया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट हमारे साथ भी ऐसे ही कर रही थी 200-250 सालों से। किसी भी पेशवा को पकड़ा, राजा को पकड़ा, जीता, राजा को अच्छा खासा पेंशन दिया और उसको एक दूसरी जगह बसा दिया। वो खुश, उसको क्या चाहिए, वो राजा वाला सुख, वो इतना धन दे दिया, ठीक है। अब लोगों में क्या आया, करोड़ों लेके गया है, वो तो राज करेगा। तो आपको जनता से लिंक तोड़ दिया, आप अपने आप में सिमट गए, आप अपनी चाहत में लिपटे हुए हैं और जनता से कोई मतलब नहीं। तो जनता से मतलब नहीं तो अब जनता किधर देखेगी, अब हम हैं तो हमको देखेगी। तो ये बहुत अच्छा काम करता था अंग्रेज अपने ज़माने के हिसाब से, एज ए विनर के तौर पर देखिए तो ये काम पहले चाणक्य कर चुका है, तो चाणक्य इसको अलग कर दिया, तो ये ध्यान में रखेंगे। इस तरह से देखते हैं कि गद्दी पर 322 बीसी फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मगध को जीत लिया गया, और इसके पीछे कुटिल बुद्धि चाणक्य की थी, और अंततः एस्टैब्लिशमेंट हो गया 322 बीसी में मौर्य एम्पायर एट मगध। तो मगध राज्य में अब एक वंश चला जिसका नाम क्या था, मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। तो अब इसे मगध एम्पायर में ही रखते हैं, पर इसका इतना हाईलाइटेड हो गया कि इसको अलग से ही एक शो कर देते हैं मौर्य एम्पायर। तो ये चीज है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब ध्यान देंगे, किसी को मारा नहीं चाणक्य ने, चंद्रगुप्त ने मारा नहीं, क्या जो मंत्री था उसको भी बनाए रखा, जो गुप्तचर प्रधान था उसको भी बनाए रखा, शक्टार शक्टार जो था ये स्पाई एजेंसी का चीफ था उसको भी बनाए रखा, तो किसी को भी नहीं मारा। क्यों? क्योंकि यही सारे इंफॉर्मेशन देगा कि धन कहाँ छुपा रखा था, घनानंद ने क्या क्या काम किया, तो रिकॉर्ड तो सब चाहिए ना। जब मिस्टर मोदी आए 2014 में, तो किसी आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, जो सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर सबके रैंक के होते हैं, 1.5 साल 1 साल तक किसी का कोई ट्रांसफर नहीं किया। लेकिन लोग सोच रहा था अपने हिसाब का रखेगा, नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसी को अब अपने हिसाब से टैकल करके पूरी सिस्टम को, कांग्रेस के सिस्टम को समझना था। जब सिस्टम समझ लिया तो उसके बाद देखा कि अच्छा, तो पुराने सारे कागजात को कहा फेंको, अब पुराने कानून है, पुराने फाइलें हटाओ, नए सिस्टम को लाओ। आपको ही मालूम है 500 से ज़्यादा कानून बदल दिए गए, ठीक है, और हर चीज़ को लाया, और उसके बाद जो अच्छे थे उनको कंटिन्यू किया और फिर अपने लोगों को लाना शुरू किया। एक स्वाभाविक सी बात होती है, तो ये होता है। तो याद रखिएगा, इस तरह से मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ गई। तो यहाँ तक समझ गए। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, यहाँ कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि वी हैव टू बैक टू नो अबाउट गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर। पॉइंट क्लियर हो गया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। अब आगे गौर से सुनेंगे, कहानी के रूप में सुनाएंगे तो अच्छा होगा। पहले तो हम आपको उस टाइम की परिस्थिति बता दें जिस टाइम में गौतम बुद्ध हुए, ठीक है। मैं आपको बता दूं उस टाइम की परिस्थिति का संदर्भ। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, महात्मा बुद्ध पढ़ रहे हैं, 6th सेंचुरी बीसी, नॉर्थ इंडिया, और ये जो समय है फाउंडर ऑफ बौद्ध धर्म, ये ध्यान रखें, फाउंडर ऑफ बौद्ध धर्म। अब इनका समय भी देख लेते हैं। बर्थ 563 बीसी, डेथ 483 बीसी, ये इनका है 80 ईयर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना।
गौर से मेरी बातों को अब सुनिए। कहानी के तौर पर मैंने इतना आपको शो कर दिया, हम गौतम बुद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं, बौद्ध धर्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो नॉर्थ इंडिया में 6 सेंचुरी बीसी के आसपास का डेवलपमेंट है। बर्थ इनका 563 बीसी यानी 6 सेंचुरी हो गया, डेथ इनका 483 बीसी यानी 5th सेंचुरी में डेथ हो गया। इस तरह से वो 80 वर्ष जी रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे। हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध, एक ही बात है, ध्यान से सुनेंगे। समय 6 सेंचुरी बीसी, द लास्ट फेज ऑफ लेटर वैदिक एरा। इट इज नोन ऑल्सो महाजनपदाज एरा, इट इज ऑल्सो नोन बुद्धा एरा, इट इज ऑल्सो नोन इमर्जिंग ऑफ न्यू आइडियाज, नए विचारों का उद्भव, प्रादुर्भाव। ये भी है सी टेट एग्जाम जो होता है पेपर 2 के लिए, उसमें जो सिलेबस देते हैं उसमें यही लिखा है 6 सेंचुरी बीसी, नए विचारों का प्रादुर्भाव या उद्भव। उसी में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों को पढ़ा जाता है। तो इतने सारे चीजों से इसको समझ गए। नॉर्थ इंडिया ये है। अब इसी समय में ध्यान देंगे, ईरान यानी फारस में हमारे जोरास्ट्रियन है, जरथुस्ट्र हैं, जो आपको मालूम होगा पारसी धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे। कहने का मतलब पारसी धर्म की स्थापना होगी उनसे लेकर के, नई फिलॉसफी। ठीक सेम टाइम में चाइना में कन्फ्यूजियस होंगे, जो कन्फ्यूजियसवाद नाम का धर्म स्थापित हो गया उनके नाम से, जैसे गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म। उसी चाइना में होंगे लाओ त्से, जो लाओवाद धर्म स्थापित हुआ, बिल्कुल वैसे जैसे इंडिया में गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म और जैन, महावीर स्वामी से जैन धर्म, वैसे ही कन्फ्यूजियस से और वैसे ही लाओ त्से से। इसी के आसपास शिंतो धर्म चाइना में। तो पूरे वर्ल्ड में जो नॉलेजेबल वर्ल्ड था, वहां देयर वर समथिंग गोइंग ऑन। क्यों? हर जगह देखते हैं कि अब सेकेंड स्टेज ऑफ हमारे इंडिया में अर्बनाइजेशन, फर्स्ट स्टेज इंडस वैली सिविलाइजेशन। After ending of Indus Valley civilization, the second urbanization start 6th century BC. In that time, Sravasti, Mathura, Gandhar, Vats, Allahabad, Kashi, Varanasi, Rajgrah, Patliputra, all these are come up. ये सब इमर्ज होने लगे एक छोटे से शहर के रूप में, और धीरे धीरे कोई राजधानी नगर, कोई व्यापारिक नगर, कोई धार्मिक नगर बन गया। अब काशी व्यापारिक नगर था, मथुरा व्यापारिक और धार्मिक नगर बन गया, पाटलिपुत्र राजधानी नगर, राजगृह कैपिटल सिटी, उज्जैन कैपिटल सिटी। तो ये डेवलप होना शुरू हो गया। याद रखिए, समझ आए बात? तो याद रखिए, ये उपभोक्तावाद की चरम सीमा का काल था, हाई क्लाइमैक्स ऑफ कंज्यूमरिज्म, यानी खाओ पियो ऐश करो मित्रों। अत्यधिक उपज हो रहा था लोहे की खोज से। याद रखिएगा, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। 950 बीसी उत्तर वैदिक काल में जो लोहे की खोज हुई, जिसकी वजह से 200-300 सालों में, आने वाले 200-300 सालों में बड़े पैमाने पर लोहे का उत्खनन हुआ, हथियार बने, उपकरण बने, और समय के साथ युद्ध पर युद्ध हुए, और राजा ज्यादा से ज्यादा जमीन एक्वायर करने लगे, खेती बड़ी अच्छी होने लगी, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, व्यापार वाणिज्य बढ़ा, शहरीकरण बढ़ा, और इस लोहे की वजह से देखा आपने क्या कहा, कृषि में उन्नति हुई, युद्ध हुआ, बड़े बड़े क्षेत्र राज्य कायम हुए। ठीक है, और उसके लिए खेती चाहिए ना, क्योंकि जब बड़े राज्य कायम करेंगे और लोग आपके साथ आ जाएंगे तो उनको भोजन पानी देंगे ना। चीन का प्रॉब्लम यही है, आबादी हद से ज्यादा हो गई, और अगर आप उसे भोजन पानी नहीं देंगे तो क्या होगा। इसलिए उसे ताइवान चाहिए, इसलिए उसको नई इकोनॉमिक जोन साउथ चाइना सी चाहिए। ईस्ट चाइना सी में प्रॉब्लम कर रहा है, हमारी तरफ प्रॉब्लम कर रहा है, कभी रसिया की तरफ प्रॉब्लम कर रहा था, सेंट्रल एशिया की तरफ प्रॉब्लम कर रहा था। Everywhere they creating problem because they want to be no new avenue of economy to feed their people. याद रखिएगा, इतिहास को आज से और कल से जोड़ के देखना है। पूरी अफ्रीका जा रहा है, एशिया जा रहा है, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव कर रहा है, नए नए सिल्क रूट तैयार कर रहा है,
कभी मॉरिशस जा रहा है, मालदीव जा रहा है, श्रीलंका जा रहा है, अफ्रीका के देश में जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, सब जगह क्या कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी आबादी इतनी ज़्यादा है कि अगर उसको नहीं संभाल सकता इकोनॉमिकली तो ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ द रियलिटी। तो हर चीज़ अति होने पर मुश्किल होता है, तो पॉपुलेशन का भी एक्सट्रीम होने पर मुश्किल होता है। तो याद रखिएगा, हम ही और आप अगर घर में 5-6 बच्चे आज के हालात में मिडिल क्लास को हो जाए तो सबको एक अच्छा लाइफ जीने के लिए आप कमाते कमाते मर जाइएगा, फिर इलीगल करेंगे, करप्शन करेंगे, भ्रष्टाचार। 2 बच्चे वही अच्छे, चाहे बेटा हो बेटी हो कोई भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या होगा, बैलेंस लाइफ रहेगा और इतना कमाएंगे कि आराम से जी सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो पता चला दीमक की तरह जिंदगी काट दे और हुआ फिर भी कुछ नहीं। तो याद रखिएगा, मायने रखता है बेटा। तो चीन का प्रॉब्लम ये भी है। चलिए बात हम आगे बढ़ाएं। तो ध्यान देना है, यही उस टाइम में प्रॉब्लम थी। उपभोक्तावाद चरम सीमा पर थे। कुछ लोग इसके विरोध में थे, कुछ लोग इसके समर्थन में, कुछ लोग बदल दिए अपने आप को, कुछ लोग बदलना नहीं चाह रहे थे, कुछ लोग कहते थे बदलेंगे हौले हौले। इसी में षड दर्शन आया, षड दर्शन, और षड दर्शन आया तो कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं माने, पर ये लोगों को मुक्ति नहीं दे पाया। बड़े बड़े आडंबर होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, हजारों की संख्या में पशु मारे जाते थे, कृषि को प्रॉब्लम होने लगी, यानी कृषि में समस्याएं आने लगी। तो गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, मखलीपुत्र गौशाल, अजीत केस कंबली, ऐसे हो जाए, विठल बसु में, ऐसे बहुत सारे लोग डेवलप हुए। ये चाह रहे थे कुछ चेंजेस हो। बताया था ना, 363 महापुरुष जन्म लिए और अपने अपने हिसाब से काम किए, और इन दोनों ने धर्म के रूप में अपने आप को स्थापित कर दिया। तो ये ध्यान में रखिए। तो ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध वो तमाम बातें किए जो उस समय के बदलते हुए लोगों के बराबर का था, समर्थन का था, मतलब फेवर का था, यानी इंटरेस्ट लिया जा सकता है व्यापारी। बस ये एक बड़ी समस्या थी। लोग सोचते थे सनातन धर्म में कि सूद कैसे लेंगे, इंटरेस्ट कैसे लेंगे। आज भी इस्लाम में क्या होता है, अमानत में खयानत, यानी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन लोग लेते ही हैं। इस्लामिक बैंक भी वही काम करता है, लेकिन कैश में के प्रॉपर्टी में देता है। तो प्रॉपर्टी का दाम बढ़ गया तो हो गया ना, इंटरेस्ट ही तो आपका है। तो ये चीज़ है इस्लामिक बैंक का कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब है, गौतम बुद्ध ने कहा सूद लो, पर बदली हुई परिस्थिति में जाओ, धर्म वर्म को छोड़ो, मनुष्यवाद। ये पहली बार था जो मानव अधिकार की बात हो रही थी। ये तो रिनासा अभी इन्होंने 400 साल पहले किया इटली वाले। हमारे यहाँ यही रिनासा है, यही पुनर्जागरण है। और लिखा भी जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में पुनर्जागरण, री अवेयरनेस, रीबर्थ, रिनेसेंस, इंडियन रिनेसेंस, ये सब नाम है। राइट। तो हमारा पहला पुनर्जागरण है और पहला ह्यूमन राइट्स का संदर्भ वहीं आता है, इक्वालिटी का संदर्भ वहीं आता है। सबको समान भाव से देखो, सबके मानव अधिकार हैं, ठीक है। विज्ञानवाद की शुरुआत गौतम बुद्ध की है, हर चीज को। डार्विन के वो बाप थे, डार्विन से भी ज्यादा चीजें उन्होंने उस वक्त बता दी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको भी याद है चार्ल्स डार्विन, ये सब चीजें, अनुवांशिकता, और जो आपके वो थे, क्या कहते हैं वो, एक डार्विन थे और एक और थे, तो उन सब से देखे पड़े तो यही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो गौतम बुद्ध अपने समय के बहुत ही आधुनिक व्यक्तित्व वाले थे, जिनमें मल्टी टैलेंट भरा हुआ था। और वो जो है क्षत्रिय थे, ब्राह्मण धर्म के रूप में अपने को संन्यास के रूप में लाए, देखा जाए तो कुल मिला के बात हम उन्हीं की करने जा रहे हैं। जरा समझिए, 16 महाजनपद थे, 4 बड़े राज्य थे, राजनीतिक व्यवस्था आप पढ़ चुके हैं, जो हालात हैं वो देख चुके हैं। इनके समय में मगध का राजा बिंबिसार है, उसका बेटा अजातशत्रु भी है, ठीक है। उसी तरह से जो चंड प्रद्योत है, कहाँ का, कंबोज का राजा, वो भी है, ठीक है। पुक्कुशाती है, वो भी है। उज्जैन का राजा जो है वो भी है चंड प्रद्योत, और पुक्कुशाती कंबोज का। और ये जो है गंधार नरेश भी हैं, और फिर वत्सराज भी है, उदयन। तो ऐसे राजा सब हैं। वैशाली का नगर प्रमुख चेटक मौजूद है। तो ये सब समय है। आम्रपाली वैशाली की एक नगर वधु है जो इसी समय की है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, और खुद महावीर स्वामी इनके पैडलर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाउंडिंग तो आपकी हो चुकी। एक सवाल पूछता है यूपीएससी, और खूब ठसठसा के सवाल पूछता है, क्या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म सुधार आंदोलन के प्रादुर्भाव के पीछे क्या कारण थे? What was the main cause behind 6th century religious revolution? गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के उत्थान का क्या कारण था?
प्रादुर्भाव का क्या कारण था? What was the reason? Your answer will be discovery of iron. लोहे की खोज ही धीरे 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 इस व्यवस्था तक पहुंचा दिया। तो याद रखिएगा बेटा, ये पूछता है, एनसीईआरटी में लिखा है, 10 बार ये पूछ चुका, यूपीसी, पीसीएस, नेट, पीजीटी। तो याद रखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन के पीछे मुख्य कारण लोहे की खोज थी। ये पूरी व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब इसके संदर्भ में आइए, तो गौर से सुनिए। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था जिसका नाम था शाक्य। शाक्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्य राज्य आज के उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई में फैला हुआ था। इस राज्य में शाक्य वंशीय गोत्रीय क्षत्रियों का शासन था और राजा उस वक्त थे शुद्धोधन। शुद्धोधन की पत्नी का नाम महामाया था। महामाया एक दिन प्रेगनेंसी के दौरान एक स्वप्न देखती है। जब महामाया गर्भवती थी तो एक स्वप्न देखती है, और स्वप्न में देखती हैं क्या? हिमालय के सरोवर में यानी झील में एक सफेद हाथी सफेद कमल का फूल तोड़कर अपने सूंड में लिए हुआ है, और वो पूरा हाथी जो है योनि मार्ग से गर्भ में प्रवेश कर गया है, महामाया के गर्भ में। महामाया थोड़ी विचलित हुई, अजीब सा स्वप्न था। सुबह अपने राजा शुद्धोधन से विचार की। शुद्धोधन ने राजपुरोहित को बुलाया और पूछा कि इसका क्या निहितार्थ लगाया जाए, क्या अर्थ लगाया जाए। जो कुलगुरु पुजारी थे, या कह लीजिए पुरोहित, उन्होंने राजपुरोहित ने कहा कि इस स्वप्न का संदर्भ यह निकलता है कि होने वाला जो संतान है या तो यशस्वी सम्राट बनेगा या यति बन जाएगा। यशस्वी सम्राट यानी बहुत बड़ा राजा होगा, या यति, और यति का तात्पर्य है सन्यासी, सन्यासी बन जाएगा। ये बात कही। राजा को अब थोड़ी सी चिंता सताने लगी, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। अब जो भी है, अंततः अब देखते हैं, जब महामाया की प्रेगनेंसी का 8वां महीना था तो वो अपने मैके गई। ज़माने के हिसाब से आज भी जनरली फर्स्ट प्रेगनेंसी की डिलीवरी जो एक लेडीज़ है वो मायके में ही चाहती है, पीहर में ही चाहती है। लोक लाज और बहुत सारी चीज़ें होती है, सुविधाएं, व्यवस्थाएं, परिचित लोग ये होते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो कहने का मतलब है कि जेनेटिकली भी लोग उसको जानते हैं, इसकी सोच विचार सब बहुत है। अब मेडिकली हम उतना आपको नहीं अभी बताएंगे, पर आप आगे बढ़िए। तो अब हम देखते हैं कि महामाया जो है अपने ससुराल जा रही, पीहर जा रही थी। तो याद रखिएगा, पीहर जाने के क्रम में प्रसव वेदना उठी, लेबर पेन, डिलीवरी के लिए जो पेन होता है उसे लेबर पेन, प्रसव वेदना कहते हैं, उठी। तो वहीं कपिलवस्तु राज्य में लुम्बिनी नाम के, ठीक है, फॉरेस्ट में शाल वृक्ष के नीचे जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, यानी सिद्धार्थ नाम रखा गया। सिद्धार्थ नाम के बालक का जन्म हुआ। कहते हैं ऐसा कि महायान धर्म के बौद्ध साहित्य के अनुसार कि सिद्धार्थ जब जन्म लिया तो उठ खड़ा हुआ और 7 कदम चला, और उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुम्हारा वादा पूरा हुआ, तुमने मुझे पिछले जन्म में कहा था कि अब मेरे गर्भ से जन्म लेता, तो मैं आपके गर्भ से जन्म लिया हूँ। ये बात सुन के माँ खुशी हो गई, और फिर माँ काल कलवित हो गई, डेथ कर गई। ऐसा माना जाता है कि ये जो माँ थी किसी जन्म में कैकई थी, और ये जो गौतम बुद्ध हैं वो राम थे, कौशल्या से आए थे। तो अब जो है किससे हुए? कैकई से। तो कैकई बोली थी ना कि मेरा अगला जन्म तुम्हारे जैसा पुत्र हो, तो उसका संदर्भ यहाँ जोड़ा गया है। अब ऐतिहासिक कितना है वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये समझिए। तो महामाया की मृत्यु हो गई, और सिद्धार्थ का अब लालन पालन जो है कौन किया? तो उसकी मौसी की। मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। अब शुद्धोधन ने हर हालात को देखते हुए अपनी साली साहिबा प्रजापति गौतमी से शादी कर ली, और इस बच्चे का ख्याल रखने का ख्याल करके। तो अब प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ, विमाता, या कह लीजिए पालन करती माँ, एक ही बात है। तो माँ अब प्रजापति गौतमी हुई, वही पाल पोस के बड़ा की। तो याद रहे, इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ।
और अपने मां के नाम पे क्या पड़ा? गौतम। तो यहां तक समझ गए? अब सुनिए, एक चित्र है, एक मूर्ति है, एक शब्द है, शाल भंजिका। शाल बेटा वो जो पेड़ होता है शाल के, वो। भंजिका मतलब शाखा, शाल भंजिका। ऐसा मान्य है कि जब महामाया को प्रसव वेदना हुई तो प्रसव की वजह से वो शाल वृक्ष की एक टहनी को पकड़ ली, सहन शक्ति के लिए पकड़ ली, और तब ये प्रसव हुआ। तो उस टाइम का जो एक कॉन्सेप्ट है उनके जन्म लेने का, उस मूर्ति को क्या कहते हैं? शाल भंजिका। पूछेगा शाल भंजिका क्या है, तो जवाब क्या दीजिएगा? महामाया के प्रसव के समय गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़े घटना को दिखाता है शाल भंजिका। चलिए अब आइए, अब गौतम पलने लगे, बड़े होने लगे, लेकिन संदर्भ देखिए, जब 12-13 साल के हुए तो बड़े चिंतन मुद्रा में रहते थे, बहुत चिंतन शैली में रहते थे। शुद्धोधन को यह महसूस होने लगा कि ये कहीं सन्यासी ना बन जाए, तो बहुत ही कम अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में गौतम की शादी कर दी गई। गौतम की शादी जो हुई वो कपिलवस्तु शाक्य राज्य के पड़ोस में एक राज्य था कोलिय, वहां पर रोहिणी नाम की नदी बहती थी। तो रोहिणी नदी के उस पार कोलिय में ससुराल था, और इनकी वाइफ हुई यशोधरा। उस टाइम में स्वयंवर रचा जाता था, स्वयंवर के सिस्टम से नहीं। तो यशोधरा अब कौन हो गई? पत्नी हो गई। पॉइंट क्लियर? अब आइए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, किस कबीले से? शाक्य कबीले से। मां का नाम महामाया, पालन करने वाली मां प्रजापति गौतमी। ठीक है, ससुराल कहां? कोलिय। किस नदी से बटता था दोनों राज? रोहिणी। वाइफ का नाम यशोधरा। यहां तक तो समझ में आ गई बात? अब आइए, इसका चचेरा भाई कौन था? तो देवव्रत या देवदत्त लिख देता, लेकिन देवव्रत। ठीक है, अब बात करते हैं। तो शादी हो गई, स्वाभाविक बात है, कुछ साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, राहुल नाम का पुत्र हुआ। अब राहुल आ गया। ठीक है, अब जनरली ये भी हमेशा जो है क्या होता था, राजा शुद्धोधन अपने बेटे को अलग अलग प्रकार के महल बना के दे दिए। वसंत ऋतु के ख्याल से अलग से एक आउटिंग हाउस था, ऐसे ही समर के अकॉर्डिंग अलग था, विंटर के अकॉर्डिंग अलग था। तो हर तरह का महल बना दिया कि अपना एंजॉय करें, पर मन नहीं लगा। लुई 16वां, समझ रहे हैं ना, फ्रांस का राजा लुई 16वां थोड़े थे कि वर्षाल में तो पेरिस में तो यहाँ वहाँ महल बना रहे हैं, अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग महल थे। इनका ऐसा सोच था नहीं, तो ये ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर के हुआ कि मन नहीं लग रहा था। एक्चुअली उन्हें जो बेचैन किया वो ये, इंसान बीमार क्यों पड़ता है, पर कहीं कोई मिला नहीं कि क्यों पड़ता है, कहीं कोई चांस नहीं। ध्यान देंगे, उन्हें कोई इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। फिर इनको लगा इंसान बूढ़ा क्यों होता है, कोई सेटिस्फाई ही नहीं कर पाया। फिर तीसरा इनके मन में आया, इंसान मर क्यों जाता है। ये चीज तो याद है कि जब वो बूढ़े को देखते तो दिल में सोचते ऐसा क्यों होता है, बीमार को देखते तो वही सोच पनपती। बात समझाइए, कोई डेड बॉडी को देखते तो मर क्यों जाता है। ये सब ऐसे ऐसे सोच इनके मन में थे। तो याद रखिए, अतः ये सोचते थे ये जो दुख है, ये जो तकलीफ है, कोई रो रहा है कोई, वो कैसे जाएगा, यही चिंता में थे। पर अब पिताजी को उन्होंने कहा तो पिताजी सन्यास के लिए जाने नहीं दिए। तब जब पिताजी डेथ कर गए तो क्या होता है, और चचेरा भाई था ही देवव्रत, राजा यही थे, तो डेथ कर गए। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, जरा गौर फरमाइए। कहते हैं कि एक दिन हर्षोल्लास के साथ कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा था, उत्सव मनाया जा रहा था राज्य में, और उस दिन जो है वैशाख पूर्णिमा, वैशाख तो नहीं बोलिए, ऐसे बोलिए अमावस्या का दिन था। जो भी है, उसने क्या किया कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए उनका मन जो है इन सब चीज से उचट मार गया, और फाइनली वो उसी अमावस्या की रात अपना गृह त्याग कर दिए। वाइफ सोई हुई थी, बेटा राहुल सोया हुआ था, दोनों को अंतिम दुलार किए और निकल लिए, और अपने सारथी चांद को बुलाए और चल पड़े। और राज दरबार से बाहर आके, जो राज्य का जो कोटा होता है, महल फोर्टिफिकेशन एरिया से बाहर आकर के उन्होंने राजश्री वस्त्र का त्याग कर दिया और सामान्य वस्त्र पहन लिए।
गहने वहने का त्याग कर दिया। उसके बाद अपने घोड़े जिसका नाम कंथक था उसको दुलार किया और चांद सारथी को कहा कि राज्य में जाके कह देना कि मैं ज्ञान के लिए अब जा रहा हूँ, सन्यासी जीवन के संदर्भ में हमें ना ढूंढे ना खोजे, और हाँ देवव्रत शासन कर लेगा। कहने का मतलब देवव्रत ही तो है, तो ये त्याग कर दिया। याद रखिए इनका जो ग्रह त्याग है अमावस्या, दूसरा ग्रह त्याग जो अमावस्या है तो उसको घटना को क्या कहते हैं, तो ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं बेटा, तो ये याद रखिएगा, जिसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण यानी त्याग। अब ध्यान, घोड़े का नाम क्या आ गया कंथक, सारथी का नाम क्या आ गया चांद, भाई का नाम क्या आ गया देवव्रत, वाइफ का नाम क्लियर, माता पिता क्लियर, बेटा का नाम क्लियर। नहीं, जन्म इनका कब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा को 563 BC में। कहाँ हुआ, क्लियर। शादी कहाँ हुई, क्लियर। अब आइए, अब ये ज्ञान के संदर्भ में निकले। उम्र थी इनकी अब 29, 29वें वर्ष, ठीक है ना, 29वें वर्ष निकले। और फिर वहां पर वैशाली एक जगह है बिहार में, वैशाली, वहां पर उपनिषदों की पढ़ाई होती थी, कोई विद्यालय था, तो उस विद्यालय में गए, यानी गुरु के यहाँ गए। गुरु का नाम था अलार कलाम, अलार कलाम। तो अलार कलाम के यहाँ गए, ठीक है। अब याद रखिएगा अलार कलाम के यहाँ जाकर उन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया, पर संतुष्टि उतनी नहीं मिली। फिर कुछ उपनिषद का ज्ञान मिला, फिर वो आगे बढ़े और समय के साथ फिर एक इनके गुरु मिले जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। तो रुद्रक रामपुत्र से भी कुछ लिए, पर मन संतुष्ट नहीं हुआ, उन्हें और भी कुछ जानना था। पर चलिए एक इनिशियल स्टेज में ज्ञान हुआ, यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम, कहाँ के थे, वैशाली के। दूसरे गुरु का नाम रुद्रक रामपुर, कहाँ के थे, वहीं के थे, ठीक है। उसके बाद उन लोगों का जो है स्कूल छोड़ करके फिर सेल्फ स्टडी के लिए, मेडिटेशन के लिए वो इधर उधर जा रहे थे। लेकिन इस कहानी को हम अगले एपिसोड में पूरा करेंगे। वेट 10 मिनट्स। थैंक यू।